नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 30 मार्च 2026 दिन सोमवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। 43 साल पहले बिना भूमि अधिग्रहण के बने बागपत सोनीपत हाईवे के लिए किसानों को अब मुआवजा मिल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 25 करोड़ के बजट में से 27 करोड़ रुपए का भुगतान कर 82 किसानों की जमीन के बैनामे कराए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, ईरान द्वारा होर्मुज से भारतीय जहाजों को अनुमति और पीएम मोदी का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता का नया रिकॉर्ड। भविष्य में पुनर्जीवित होने की उम्मीद में क्रायोनिक्स तकनीक से मृत शरीर को 196 सी पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। आजमगढ़ के हथिनौरा गांव में जल जीवन मिशन के गार्ड कमलेश यादव ने नौकरी खोने के डर से पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा किया। 3 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ग्रामीणों, पुलिस और प्रधान के आश्वासन पर वह नीचे उतरा। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद 5 शेयरों ने निवेशकों को 44 तक का शानदार रिटर्न दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 27 की गिरावट दर्ज की गई। हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय गायिका रही लता मंगेशकर का आखिरी सॉन्ग आज भी हिट माना जाता है। उत्तराखंड में राह वीर योजना पूर्व में गुड सैमरिटन सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मदद दिलाने में प्रभावी साबित हो रही है। शाहाबाद पुलिस ने पाली सभासद की बहू का झाला नोचने वाले 50,000 के इनामी राम प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। 17 फरवरी को रोशनी अपने पति के साथ मायके जाते समय इस वारदात का शिकार हुई थी। सिद्धार्थनगर में क्षेत्र पंचायत की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 96 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख ललावती चौहान ने की। मेरठ भारतीय क्रिकेट विशेषकर आईपीएल की रीढ़ है। ये शहर न केवल विश्वस्तरीय क्रिकेट उपकरण, बल्ले, गेंद आदि बनाता है, बल्कि कई प्रसिद्ध ब्रांडों का मुख्यालय भी है। मेरठ ने भुवनेश्वर कुमार, समीर रिजवी जैसे कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर भी दिए हैं, जो आईपीएल में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। फतेहाबाद के पास सड़क हादसे में बठिंडा के मां, बेटे और 5 माह के मासूम की मौत हो गई। जगराते से लौटते समय हादसा हुआ, जबकि बेटी गंभीर घायल है और गांव में शोक छाया है। बहराइच में गेहूं खरीद की तैयारियां पूरी हैं। 134 क्रय केंद्रों पर बोरे और कांटे पहुंच गए हैं। हालांकि शासन से अभी तक खरीद का लक्ष्य नहीं मिला है, जिससे 30 मार्च से शुरू होने वाली खरीद में अनिश्चितता है। कौशाम्बी जिले में 30 मार्च से 37 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए 2830 किसानों ने पंजीकरण कराया है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान मिलेगा। जरूरत होने पर मोबाइल क्रय केंद्र भी खोले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में भाईचारा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीएम के एटीएम वाले बयान पर भी तंज किया। गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित कादराबाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने में देरी होने पर एक व्यक्ति ने सेल्समैन पर तमंचा तान दिया। उसने गोली मारने की धमकी दी और हवाई फायर की कोशिश की, लेकिन गोली फंस गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विश्वस्तरीय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें भारत निर्मित अत्याधुनिक मिनी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल मरॉव रोबोटिक सिस्टम शामिल है। 4200 मीटर लंबे रनवे पर हाई रेजोल्यूशन और 360 डिग्री एआई कैमरे लगाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड सोसाइटी में कन्या पूजन के लिए जा रही बच्चियां लिफ्ट में फंस गईं। निवासियों द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद बिल्डर प्रबंधन पर बिजली आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण पर जेवर की ग्रामीण महिलाएं हवाई चप्पल पहनकर टर्मिनल पहुंची। उन्होंने अयोध्या के लिए उड़ानों की जानकारी ली, जो प्रधानमंत्री के हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े के सपने को दर्शाता है। बदायूं के बिसौली कोतवाली में एक नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क हादसे की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गाली, गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा। जब इस घटना का वीडियो प्रसारित हुआ तो एसएसपी अंकिता शर्मा ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी कोतवाल राजेंद्र सिंह पुंडीर और हल्का इंचार्ज भूपेंद्र यादव को निलंबित कर दिया। कानपुर के सीएसए में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कांक्लेव संपन्न हुआ, जिसमें मंत्री राकेश सचान ने 29 उद्यमियों और 40 हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया। प्रदर्शनी में 150 स्टॉलों ने 2500 युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अमेरिका में बढ़ती महंगाई को लेकर है। इन प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पोस्टर दिखाकर उन्हें पद से हटाने की मांग की। बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को कई सड़कों को बंद करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। कई प्रदर्शनकारियों ने तो ट्रंप की फोटो के साथ एपिस्टिन लिखकर पोस्टर लहराया। ट्रंप का नाम अपराधी जेफरी एपेस्टिन से जुड़ी फाइलें में कई बार आ चुका है। मेमोरियल और नेशनल मॉल के आसपास लोग इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में प्रदर्शन के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने इमिग्रेशन एजेंसी दफ्तर के बाहर अमेरिकी झंडे में आग लगा दी। हालांकि अमेरिका में ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल अमेरिका इस वक्त 2 मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग चल रही है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर की ट्रंप की नीतियों के खिलाफ क्रम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में हुए प्रदर्शन की तुलना में इस बार 10 से ज्यादा लोग शामिल हुए और करीब 600 कार्यक्रम ज्यादा आयोजित किए गए। वहीं व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनी को थेरेपी सेशन बताया और कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत है, लेकिन ये प्रदर्शन ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकते हैं।
दावा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका के आम लोगों को बड़ी चोट पहुंचा रही है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप को इस पद से किसी भी कीमत पर हटा दिया जाए। 2027 में यूपी के सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर अभी से सियासत तेज हो गई है। इसी सिलसिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का आगाज किया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की शैलियों में भीड़ बुलानी पड़ रही है, जबकि यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अखिलेश ने बीजेपी को नकारात्मक और विभाजनकारी दल करार देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने केवल कागजी विकास किया है और कहा कि इस बार बीजेपी की यूपी और दिल्ली दोनों जगहों से विदाई तय है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी के मेहर भोज कॉलेज में आयोजित समाजवादी समानता भाईचारा रैली में उन्होंने शिरकत की। सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अखिलेश ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी पर कड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की शैलियों में भीड़ बुलाई जाती है, जबकि सपा की रैली जनता का सैलाब है, आए नहीं थे। ग्रेटर नोएडा मेट्रो सपा सरकार की देन है। अखिलेश ने आगे कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का अपमान करने वालों को सत्ता से बाहर किया जाएगा। उन्होंने इसे एक सामाजिक आंदोलन बताया और कहा कि संविधान ही 95 आबादी कार्यरक्षक है। अपनी बात जारी रखते हुए अखिलेश ने योगी सरकार के 50 करोड़ के एमओयू को कागजी बताया और कहा कि युवाओं को नौकरी के नाम पर केवल धोखा मिला है। मप्र आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कांड की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस ने रतलाम पब्लिक स्कूल के 5 लैब सील किए हैं। पुलिस नकल में इस्तेमाल कंप्यूटरों की फोरेंसिक जांच कराएगी, क्योंकि सिस्टम हैकिंग या क्लोनिंग से नकल की आशंका है। रक्सौल तिरुपति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस के रूप में चलाने की मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नंबरों के साथ इसकी जानकारी दी। देहरादून में सोना और चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट से लोगों को राहत मिली है। नवंबर में होने वाली शादियों और आगामी मांगलिक कार्यों के लिए लोग अभी से गहनों की एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने जेटेट नियमावली गठित की है, जिसके तहत आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षक और पारा शिक्षक भी जेटेट दे सकेंगे, बशर्ते उनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक बची हो। जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। महराजगंज रायबरेली में एक निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर 12 वर्षीय बालक कुणाल की दुखद मौत हो गई। कुणाल रविवार शाम दोस्तों के साथ टंकी के पास खेल रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। नए शैक्षणिक सत्र से यूपी के सभी माध्यमिक विद्यालयों में मिशन शक्ति के तहत शक्ति मंच का गठन होगा। ये मंच बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। नियमित बैठकों में छात्र छात्राएं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे 30 दिवसीय युद्ध ने खाड़ी देशों को भी चपेट में ले लिया है। इस युद्ध के पीछे की वजह शिया और सुन्नी इस्लाम के बीच गहरा बंटवारा है। बांदा में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से मिली राहत के बाद सूरज के तेवर फिर तल्ख हो गए हैं। जिले का तापमान 60 डिग्री बढ़कर 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कुशीनगर में 3 दिन से लापता 12 वर्षीय राजवीर यादव का शव नहर किनारे झाड़ियों में मिला है। उसके गले पर काले धब्बे पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में पंजाब के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि बिना मुकमा चलाए 2 साल से कारावास में रखना सजा के समान है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी होगा। फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 लेगा। HDFC बैंक के यूपीआई एटीएम निकासी नियम बदलेंगे। पैन अब केवल आधार से बनेगा। गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर धनबाद में पथराव हुआ, जिससे 2 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। आरपीएफ ने धोखरा हाल्ट के पास से 3 नशेड़ी युवकों को गिरफ्तार किया। रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा 48 किग्रा वर्ग में देश की पहली महिला वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनी है। आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पुराने ग्लव्स से अपना सफर शुरू किया। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक पैथोलॉजी संचालक रहीम को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। वे लाइन बाजार से घर लौट रहे थे जब महेंद्रपुर कचना सड़क पर नहर के पास 2 बदमाशों ने उन पर हमला किया। भरथना के बनामी गांव में 27 वर्षीय विवाहिता निशा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद ओडप मॉडल एक सफल आर्थिक मॉडल के रूप में उभरा है। यह स्थानीय उत्पादों को बाजार, निर्यात और रोजगार से जोड़ता है। इस सशक्त मॉडल को 31 मार्च को वाराणसी में आयोजित सहयोग सम्मेलन में साझा किया जाएगा। ओडप ने कारीगरों, किसानों और सूक्ष्म उद्यमियों को स्थायी आर्थिक अवसर प्रदान किए हैं, जिससे प्रदेश के हर जिले की विशिष्टता को आर्थिक विस्तार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ में 99 लाख से अधिक छात्रों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति राशि हस्तांतरित करेंगे। ये राशि कक्षा 9 और दशमोत्तर के विद्यार्थियों को मिलेगी, जिसमें विभिन्न वर्गों के छात्र शामिल हैं। सरकार शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में वंचितों को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही छात्रवृत्ति प्रणाली को स्वचालित करने और मोबाइल ऐप विकसित करने पर भी काम कर रही है। रायबरेली के चकपीर शाह तकिया गांव में इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। शैलेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि गैर समुदाय के लोगों ने उन्हें पीटा, तिलक मिटाया और थूक चटवाया। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 658 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस प्रशासन के तमाम दावे फेल। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरस मेला और साकेत संध्या का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से आयोजित यह मेला ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक विरासत का संगम है।
इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह आयोजन वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है, साथ ही स्थानीय कलाकारों को मंच भी प्रदान करता है। टन सोना बेच दिया है, जिसकी कीमत $8 बिलियन यानी भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये करीब 76 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बिक्री जारी रही तो आने वाले समय में सोने की कीमतों पर भारी दबाव बढ़ सकता है, और जिस तरह तुर्की ने करीब 60 टन सोना बेचकर ग्लोबल गोल्डन मार्केट में हलचल मचाई है, इसका असर दुनिया भर की कीमतों और निवेशकों की रणनीति पर भी साफ दिखने लगा है। खास बात यह है कि अब तक सेंट्रल बैंक गोल्ड के बड़े खरीदार माने जाते थे, लेकिन तुर्की का ये कदम ट्रेड बदलने का संकेत दे रहा है। गोल्ड मार्केट पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में ईरान युद्ध के बाद सोना पारंपरिक सेफ हेवन की तरह नहीं चला, बल्कि शेयर बाजार की तरह गिरा है। इस दौरान कीमतों में करीब 15% तक की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन तुर्की की बिक्री ने इस दबाव को और दबाव बढ़ाने का काम किया है। हालांकि इस झटके के बावजूद बीते शुक्रवार को गोल्ड ने रिकवरी दिखाई और कीमतें $4,500 प्रति ये $4,550 तक गया, जो बताता है कि गिरावट के बाद खरीदारी भी यहाँ मौजूद है। तुर्की ने सोना क्यों बेचा ये भी जानी। दरअसल ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई है, जिससे ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में डॉलर की जरूरत पूरी करने और इकोनॉमी को संभालने के लिए सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व बेच रहा है। एक्सपर्ट इसको लेकर ये कह रहे हैं कि तुर्की अकेला नहीं हो सकता। अगर दूसरे देश भी ऐसा ही कदम उठाते हैं, जैसे कि हमने रूस के बारे में आपको बताया और पोलैंड के बारे में, तो गोल्ड की ग्लोबल डिमांड भी कमजोर हो सकती है। इससे कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और सेंट्रल बैंक की खरीदारी, जो अब तक गोल्ड की तेजी का बड़ा कारण थी, वो भी धीमी पड़ सकती है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो तुर्की ने जो 60 टन गोल्ड की बिक्री की है, वो सिर्फ एक देश का फैसला भर नहीं है, बल्कि पूरे बाजार के लिए एक सीधे तौर पर बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में गोल्ड की दिशा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि क्या बाकी देश भी इसी रास्ते पर चलते हैं या फिर नहीं। 20 अप्रैल से एयरलाइन कंपनियां अपनी उड़ानों में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराएंगी। नागर विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए के माध्यम से ये निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से टोल दरें फिर बढ़ रही हैं, जिससे 6 महीने में यह 20 महंगा हो जाएगा। सुविधाओं में कोई सुधार न होने के बावजूद ये वृद्धि हो रही है, जैसे सड़क मरम्मत, अवैध कट और लाइटों की खराब स्थिति। यात्री एनएचएआई की मनमानी की आलोचना कर रहे हैं, जो केवल वसूली पर ध्यान दे रहा है, जिससे प्रतिदिन 70 वाहन प्रभावित होंगे। तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना कर्मचारी की जवाबदेही और माता पिता के भरण पोषण की निगरानी विधेयक 2026 पारित किया। कटिहार अमृतसर होली स्पेशल ट्रेन की सेवा को यात्रियों की भारी मांग के कारण 9 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। ये ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक साप्ताहिक रूप से चलेगी। धार भोजशाला विवाद में कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की वीडियोग्राफी फुटेज उपलब्ध कराने की उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की। सोसाइटी ने 2 अप्रैल को हाई कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि उनकी आपत्तियों पर विचार हो सके। श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खुल गया है। जबरवन पहाड़ियों और डल झील के किनारे स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन लाखों खिले फूलों से कश्मीर की वादियों को रंगीन बना रहा है। टाटा स्टील को 2030 तक उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य में बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा सरकार ने क्योंचर के गंधालपाड़ा लौह अयस्क ब्लॉक के लिए 875 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र में राप्ती नदी में नहाते समय 2 चचेरे भाई अखिलेश और सूरज गहरे पानी में डूब गए। गोताखोरों व फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला। शिक्षिका शाइस्ता की अलीगढ़ के एसआईजी अस्पताल में पित्ताशय की पथरी के ऑपरेशन से पहले मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर अत्यधिक एनेस्थीसिया देने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की ओडिशा के तालसारी में एक धारावाहिक की शूटिंग के दौरान समुद्र में डूबने से मौत हो गई। प्रशांत किशोर ने भागलपुर में कहा कि बिहार की राजनीति पर अब मोदी शाह का प्रभाव बढ़ रहा है और भविष्य का मुख्यमंत्री उन्हीं का विश्वास पात्र होगा। उन्होंने जनसुराज का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बिहार में स्थायी बदलाव लाना बताया। पुलिस ने देहरादून में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से भारत में रह रही थी। तेलंगाना विधानसभा में हंगामा करने पर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के 24 विधायकों को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। अवध शुगर मिल हरगांव का पेराई सत्र संपन्न हो गया है। मिल ने इस सत्र में 1,90,53,000 क्विंटल से अधिक गन्ने की पेराई की, जो पिछले वर्ष से 17 लाख क्विंटल अधिक है। मीरजापुर में झिंगरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के दौरान एक श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। फिरोजाबाद निवासी 35 वर्षीय गजेंद्र सिंह कटिंग मशीन लगाते समय कटे तार की चपेट में आ गए। जमशेदपुर के जौहरी यूरो अस्पताल में डॉक्टरों ने 9 वर्षीय बच्चे की पूरी तरह ब्लॉक किडनी को आधुनिक रर्ज लेजर तकनीक से बचाया। बच्चे को पेट दर्द और बुखार था। जांच में 5 mm की पथरी मिली, जिसने किडनी को अवरुद्ध कर दिया था। धार में एक पड़ोसी ने पालतू कुत्ते को कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। विरोध करने पर कुत्ते के मालिक विशाल बोरासी से मारपीट भी की गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी बालचंद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मालिक ने मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है।
सुल्तानपुर में सोमवार से गेहूं की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए 86 केंद्र तैयार हैं। प्रशासन ने 28,500 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 है, जो पिछले साल से 160 अधिक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर तत्काल रोक लगा दी है। यह निर्णय अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा। चित्रकूट की तपोभूमि अब भव्य और आकर्षक स्वरूप में विकसित की जा रही है। प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय जल्द ही प्रवासी मजदूरों और छात्रों को 5 किलो का छोटू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगा। यह आधार कार्ड पर 100 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अवैध रूप से महंगे सिलेंडर भरवा रहे थे। इसकी अधिसूचना 1-2 दिन में आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों का मकसद शिक्षा को पॉलिटिक्स के चंगुल से मुक्त कर इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप बनाना है। यानी जिस तरीके से नेपाल के भीतर अगर शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, तो उसे उस चंगुल से मुक्त करना आपको बता दे। बीते दिन ही बालेंद्र शाह की सरकार ने इस एक्शन प्लान के तहत अब नेपाल के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों की कोई जगह नहीं होने की बात कर डाली है। दरअसल बालेन कैबिनेट ने साफ कर दिया कि शिक्षण संस्थान अब राजनीति का अड्डा नहीं होगा, बल्कि केवल ज्ञान का केंद्र होगा। सरकार का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म कर छात्रों की वास्तविक आवाज को जगह देने के मकसद से ये ऐलान किया गया है। चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में हम बालेंद्र शाह की सरकार के एक्शन प्लान की 5 बड़ी बातें बताते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको पहला पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है नागरिकता की शर्त खत्म। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अब नेपाली नागरिकता की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दूसरा पॉइंट है विदेशी नामों पर बैन, यानी ऑक्सफोर्ड, पेंटागन और सेंट जेवियर जैसे विदेशी नामों वाले इंस्टीट्यूशंस, ऐसे शिक्षण संस्थानों को अब नाम बदलने होंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है परीक्षा मुक्त बचपन। कक्षा 5 तक यानी क्लास 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को खत्म कर दिया गया है। चौथा पॉइंट बहुत ही मेन है, क्योंकि छात्र राजनीति पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। राजनीतिक दलों से सभी छात्र संगठनों की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक, शैक्षणिक परिसरों से ऑफिस का वक्त दिया गया है। और पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट काउंसिल का उदय। छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सुनने के लिए अगले 90 दिनों यानी 3 महीनों में स्टूडेंट काउंसिल या वॉइस ऑफ स्टूडेंट जैसे गैर राजनीतिक तंत्र अब विकसित किए जाएंगे। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, इसके बाद से वो अक्षयन मोड में है और सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा फैसला लिया है। उनकी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान या फिर विश्वविद्यालय आपको बता दे। बालेंद्र सरकार का भी ये कहना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा परिणामों में देरी और शैक्षणिक कैलेंडर का बिगड़ना राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा, और अब मंत्रालय के द्वारा निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक वक्त पर परिणाम एंड रिजल्ट प्रकाशित करना जरूरी होगा। ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान युद्ध में अब यूक्रेन की एंट्री हो गई है। ईरान युद्ध पर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। रूस ने ईरान को तस्वीरें साझा की। एयरबेस की सैटेलाइट की तस्वीरें दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सऊदी अरब में स्थित एक महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें ईरानी हमले से पहले ही ली थी। इस कारण कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर एनबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है और कहा है कि मुझे लगता है कि ईरानियों की मदद करना रूस के हित में है और मुझे सिर्फ विश्वास नहीं है, बल्कि मैं जानता हूं कि वे जानकारी शेयर करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यानी कि रूसी ईरानियों की मदद कर रहे हैं, इस पर उन्होंने साफ कहा कि बिल्कुल के 100। तो ज़ेलेंस्की ने बताया है कि ईरान के सटीक हमले का आखिर कारण क्या है। तो आपको जानकारी दे दे कि यूक्रेनी नेता ने कहा है कि ये जानकारी देश की खुफिया एजेंसियों ने जुटाई है और उन्हें ये जानकारी राष्ट्रपति ब्रीफिंग के दौरान दी गई। एनबीसी न्यूज के साथ शेयर की गई यूक्रेनी खुफिया जानकारी के अनुसार रूसी सैटेलाइट ने हमले से कुछ दिन पहले यानी कि 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली गई थी। 26 मार्च को ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जहां अमेरिकी और सऊदी दोनों सेनाएं तैनात हैं। ईरान ने बेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन भी दागे थे। तो रूसी सैटेलाइट को लेकर यह कहा गया है कि एसोसिएटेड प्रेस ने यह मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि कम से कम 15 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने पहले भी कहा था कि कम से कम अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पिछले अनुभवों से यह पता चलता है कि मॉस्को द्वारा बार-बार सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई अक्सर सैनिक कार्रवाई का यह संकेत देती है। अमेरिकी समाचार एजेंसी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के हवाले से कहा है कि हम जानते हैं कि अगर वे एक बार तस्वीरें लेते हैं तो वे तैयारी कर रहे हैं, अगर वे दूसरी बार तस्वीर लेते हैं तो ये एक तरह का अभ्यास वही, अगर तीसरी बार तस्वीरें ली गई है तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दिन में वे हमला करेंगे। हालांकि एनबीसी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ब्रीफिंग में सैटेलाइट तस्वीरों के प्रत्यक्ष प्रमाण या कीव को यह जानकारी कैसे मिली, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो इजराइल ईरान युद्ध के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की भी एंट्री हो चुकी है। जहां अभी तक हम रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार होते हुए देख रहे थे, अभी भी जो युद्ध जारी है उसी बीच अब ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में यूक्रेन की अप्रत्यक्ष रूप से एंट्री हो गई है।
और ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रूस की तरफ से ईरान को कई सैटेलाइट तस्वीरें साझा की गई, जिसकी वजह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया और कई सैनिक इसकी वजह से घायल हो गए। हालांकि इस पर कई अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं।